हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं केवीएस टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर दोनों के ही क्वेश्चन है। वैसे इसमें टेस्ट सीरीज़ 8 है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने आप ही बनाए हैं। रैंडमली मैंने जो है वो आज भी जो है जो चैप्टर्स हैं वो लिए हैं। जैसे जो मैंने चैप्टर्स लिए हैं, द गिफ्ट ऑफ चैपल्स और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, इफ़ आई वर यू एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। ये मैंने कुछ जो चैप्टर्स हैं वो इसमें लिए हैं और उनके क्वेश्चंस, उनके राइटर से संबंधित क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस मैंने ग्रामर के इसमें लिए। मेरे टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं साधारण सी बात है, मैं मैराथन वगैरह नहीं चला सकती। मैं यार एक सिंपल सी बात कह रही हूँ, मुझसे ना कहो कि मैराथन चला लो और ये कर लो और वो कर लो, मुझसे ना हो पाएगा। मेरे में इतना दम ना है, ना मेरे अंदर इतनी ताकत है। मैं तो भाई आधा घंटा पौन घंटे में ही जो बता देती हूँ वो लोग मैराथन में क्या करवाते हैं। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि भाई एक कैसे आप लोग का इंटरेस्ट तो 2 4 5 5 6 6 घंटे रहता है, मेरे से नहीं हो पाता। तो मैं जितना करा रही हूँ मैं उतना ही करा दूँगी। मैं एक काम ये कर सकती हूँ, सारे जोड़ दूँगी, मैराथन हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करा सकती कि मैराथन में 4 घंटे में यहाँ खड़ी खड़ी बोले जा रही हूँ और जो है उसको देखने वाले थोड़ी देर में 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए। तो भाई ऐसा है, आपको लगता हो कि ये चीज़ आपके काम की है, कुछ ही समय रह गया है, तो कुछ समय में आप भी तो अपने आप बहुत अच्छा पढ़ ही रहे होंगे। मेरे तरफ से जितना प्रयास किया जा सकता है मैं उतना कर रही हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी की बात बाद में करूँगी। और अब जो है मैं बढ़ रही हूँ। भाई देखिए, मैं अपने क्वेश्चंस जो हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने आप बनाती हूँ। और मेरा वो कहाँ गया, पेन कहाँ गया, ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, who among the following authors was one of the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ये ऑथर पे बनाया हुआ क्वेश्चन है। W.H. Auden, W.B. Yeats, W.S. मॉघम, जोसेफ कॉनरेड। तो कौन थे 1930 के? विलियम सोमरसेट मॉघम जो हैं वो 1930s के हाईएस्ट पेड ऑथर्स में से एक थे। और इस जो उनकी रचना हमने ली है दैट इज प्रिंसेस सेप्टेम्बर। उनके बहुत सारे फेमस जो हैं वो वर्क्स हैं, जैसे लंचियन है और ये सब इनके बहुत फेमस वर्क्स हैं। और उनकी वो ही वॉज द हाईएस्ट पेड ऑथर ऑफ 1930s, दैट वॉज विलियम सोमरसेट मॉघम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मॉघम वॉज, उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी दैट वॉज फ्रेंच। ना तो इंग्लिश थी ना जर्मन थी, दैट वॉज फ्रेंच। Which of the following writer is describes bisexual and homosexual? He himself confessed, I tried to persuade myself that I was 3/4 normal and that only a quarter of me was 3 queer, whereas really it was the other way round। उनको बाइसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल के भी मॉघम पर आरोप लगा करते थे। तो उन्होंने खुद भी अपने बारे में कहा है कि आई ट्राइड टू परसुएड माई सेल्फ दैट आई एम 3/4 नॉर्मल एंड ओनली अ क्वार्टर ऑफ मी वाज क्वियर। क्वियर थ्योरी वैसे भी इसे गे, लेस्बियन एंड बाय इनको कहा जाता है। तो ये उन्होंने खुद ही अपने बारे में कमेंट भी करा है। तो ये जो आरोप लगते रहे हैं, उनको कहा जाता है कि बाइसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल कौन है? मॉघम। Who experienced as a medical student, I saw how men died, I saw how they bore pain, I saw what hope looked like, fear and relief। तो ये जो है किसने कहा है? तो ये भी मॉघम के ही शब्द थे। तो मॉघम के ही ये भी शब्द थे। अभी क्योंकि ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये मॉघम से संबंधित ही कोई जो मैंने लिए हैं इसमें। अभी मैं फिर लौट कर आती हूँ। नेक्स्ट इज विलियम सोमरसेट मॉघम। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये उनका जो वर्क है वो
इसमें जो हमें डिस्कस करना है प्रिंसेस सेप्टेम्बर है। अब यहाँ पर गॉल्सवर्दी के क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं जॉन गॉल्सवर्दी के, क्योंकि इसमें उनकी स्टोरी है क्वालिटी। जॉन गॉल्सवर्दी बिगैन हिज लिटरेरी करियर एज, जॉन गॉल्सवर्दी 20th सेंचुरी के राइटर थे। वो बेसिकली जाने जाते थे अपने प्रॉब्लम प्लेज के लिए। उनकी जो ट्रेजेडीज़ होते थे, उनके जो ड्रामाज होते थे, वो सोशल प्रॉब्लम्स को डील करते हुए उनके ड्रामाज हुआ करते थे। और उनके वो रियलिस्टिक प्लेज जो है वो लिखा करते थे। और उनके जो एक्चुअली वो जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा करते थे। एंड ही बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज अ नॉवलिस्ट। उन्होंने नॉवलिस्ट के रूप में अपना लिटरेरी करियर जो है वो स्टार्ट करा। एंड ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ टर्निंग, मतलब वो एक उन्होंने मतलब वैसे नॉवलिस्ट के तौर पे स्टार्ट करा। फ्रॉम द फोर विंड्स उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जिसे वो उन्होंने लिखा, बट वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था। गॉल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज़ होती थी, गॉल्सवर्दी की ट्रेजेडी कहलाती हैं ट्रेजी कॉमेडीज़, हीरोइक कॉमेडीज़, सोशल ट्रेजेडीज़ या क्लासिकल। गॉल्सवर्दी खुद एक बहुत रईस घर में पैदा होने के बावजूद भी वो लिखा करते थे, सोशल ट्रेजेडीज़ लिखा करते थे, हैव नॉट्स के बारे में जो है वो लिखा करते थे। तो उनकी ट्रेजेडीज़ कहलाती हैं, दे आर नोन एज सोशल ट्रेजेडीज़। Now the next question is Galsworthy's work that earned him name and fame was, ये उनका जो था द फॉरसाइट सागा, उससे उन्हें नेम और फेम जो है वो मिला। He was one of the greatest dramatists of the schools of realism and naturalism in drama and played a conspicuous part in popularizing the problem play in the 20th century। ये गॉल्सवर्दी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रॉब्लम प्लेस को फेमस बनाया, तो दैट इज जॉन गॉल्सवर्दी। Now the next question is, who defined art as the perfect expression of self in contact with the world, and his dramatic art at least is based on his reaction to the world at large। ये भी गॉल्सवर्दी की ही बात की जा रही है, तो that is जॉन गॉल्सवर्दी। अब ये क्वेश्चन से who is the, ये तो मैंने बताया एक पहला जो हमने मॉगम का जो वर्क लिया है उसमें जो दैट इज़ प्रिंसेस सेप्टेम्बर, गॉल्सवर्दी की जो वर्क है दैट इज़ क्वालिटी। और अब है ये हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्क मृदु इन मद्रास। तो ये जो है वर्क है, हमने जो वर्क लिया है दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो वर्क लिखा है वो लिखा है वसंत सूर्या नाम की जो राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। और उनके मोस्टली जो है वो वर्क्स जो हैं वो ट्रांसलेशंस हैं। और मतलब उन्होंने जो वर्क लिखे हैं ये इनके ट्रांसलेशन है, रामायणा फॉर चिल्ड्रन भी लिखी है उन्होंने, और इसके अलावा उनके एंथोलॉजीज़ और नॉवेल्स वगैरह जो लिखे गए हैं। तो ये वसंत सूर्या जो हैं ये उनका वर्क है मृदु इन मद्रास, दैट वाज रिटन बाय वसंत सूर्या, जो कि राइटर हैं अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की। Whose work is Bombay, the Cities Within, शारदा द्विवेदी, A.K. रामानुजम, गिरीश कर्नाड। तो ये जो वर्क है दैट इज़ द वर्क ऑफ बॉम्बे द सिटीज़। अभी आपको मैं वर्क भी बता दूंगी क्यों। बॉम्बे द सिटीज़ ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है शारदा द्विवेदी का, दैट इज़ द फेमस वर्क ऑफ शारदा द्विवेदी। अब शारदा द्विवेदी ने कौन सा जो है वो लिखा है, आप ये देखिए कि शारदा द्विवेदी का जो हमने वर्क लिया है वो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जो है वो शारदा द्विवेदी का वर्क है, और इनका बहुत ही फेमस वर्क है द बॉम्बे द सिटीज़ विद इन, क्योंकि ये जो है शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द in the structure, in the geographical structure of that particular space। तो उन्होंने ये चीज़ भी उसमें लिखा है, बॉम्बे द सिटीज़ विद इन, ये उनका वर्क है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन इज़ अ चिल्ड्रंस नॉवल बाय शारदा द्विवेदी। इनमें से ये सारी जो है शारदा द्विवेदी के ही वर्क हैं। द महाराजा, द ब्रोकन फ्लूट, रीच फॉर द स्टार्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में खैर ये बात करी जा रही है। द महाराजा, द ब्रोकन फ्लूट, रीच फॉर द स्टार्स। तो उनका जो बच्चों के लिए नॉवल है दैट इज़ द ब्रोकन फ्लूट। और इसी के बारे में, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ये है, द स्टोरी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो कहानी है अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो पूरी नहीं है कहानी, वो जो है कहानी अधूरी है,
क्योंकि वो एक एक्सट्रैक्ट है, वो एक पार्ट लिया गया है, बच्चों के लिए लिखा गया नॉवल है जिसका नाम है द ब्रोकन फ्लूट का वो एक्सट्रैक्ट है। एंड ब्रोकन फ्लूट वाज रिटन बाय शारदा द्विवेदी। Now the next question is, who is the narrator of the story The Expert Detectives? Actually Expert Detectives बच्चों की कल्पनाशीलता पर आधारित है, जिसमें माया और निषाद नाम के दो बच्चे हैं। और जो माया है उनके घर के पास एक अजीब सा विजिटर रहता है जिसका नाम है मिस्टर नाथ। उनके चेहरे पे बर्न मार्क्स हैं और निषाद जो है उनको ये लगता है कि ये शायद ये भागा हुआ कोई व्यक्ति है। और मिस्टर नाथ के बारे में एक जो एक ढाबे से खाना सप्लाई करने वाला लड़का है रमेश, वो ये बताता है कि वो अपने खाने के मामले में कोई उनकी कुछ खास पसंद नहीं है, एक सा ही खाना खाते हैं। हाँ, संडे को वो 2 थालियाँ मंगवाते हैं। एक दिन निषाद उनके घर पे जाता है, वो अपनी चॉकलेट उनके साथ शेयर भी करता है, तो उसे निषाद को ये लगता है कि वो एक गरीब इंसान है, जबकि माया को ये लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने वो पैसा कहीं छुपा रखा है। खैर दोनों बच्चे जो है, एक उनको स्कूल खुलने उनके वाले हैं मगर बारिश की वजह से वो नहीं जा पाते हैं। तो जो है ये माया जो है वो फैक्ट्स इकट्ठे करती है और अपने भाई को बताती है। निषाद लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एक रग हैं, जबकि माया जो है वो ये मानती है कि मिस्टर नाथ एक अच्छे इंसान नहीं है। जबकि उनकी मदर का भी ये कहना है कि वो एक पतले दुबले से और एक अच्छे व्यक्ति हैं मिस्टर नाथ। तो खैर ये एक्सट्रैक्ट है, तो दिस इज़ एन इनकम्प्लीट स्टोरी। तो ये नरेटर है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की माया। What was the nickname of निषाद in the story The Expert Detectives? Expert Detectives में निषाद का जो निकनेम है वो है 7, क्योंकि वो म्यूजिक के 7th नोट पे उसका नाम रखा गया है। तो उसकी बहन उसको 7 कहकर भी पुकारती है। Who among the following is the author of the book The Mad Mullah of Somaliland? That is Douglas James. डगलस जेम्स का जो वर्क हमने लिया है दैट इज़ इफ़ आई वो यू, ये एक मेलोड्रामा है और जिसमें एक व्यक्ति जो है वो जेरार्ड की आइडेंटिटी को लेने की कोशिश करता है, मगर किस तरीके से जो प्रोटैगनिस्ट है वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, काम एंड कंपोज रहते हुए वो उस इंट्रूडर को ही बेवकूफ़ बना देता है। और ये लिखा था मिस्टर डगलस जेम्स ने। ये बहुत ही फेमस वर्क है द मैड मुल्ला ऑफ सोमालीलैंड। इफ आई वर यू किस प्रकार का वर्क है? इफ आई वर यू एक मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा किसे कहते हैं? जिसमें मेलोड्रामा का मतलब होता है सेंसेशनल, उस पर ये एक डीबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी होता है जो कि आधारित होता है, डीबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी है, म्यूजिकल अकम्पनीमेंट्स के साथ जो है उसको बताया जाता है। मगर इसका जो मेन जो इसका जो एक पिक्यूलियर फीचर है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सेंसेशनल कंटेंट होता है, इसमें रहस्य मिस्ट्री होती है, इसमें रहस्यमय एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, तो इट्स अ मेलोड्रामा। तो इफ़ आई वर इज़ मेलोड्रामा। इन MP पुणे M स्टैंड्स फॉर, ये जो वर्क आगे ये गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के क्वेश्चंस हैं। इन MP पुणे M स्टैंड्स फॉर, ये एक द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की कहानी जो है वो इस तरीके की है कि कुछ बच्चे हैं, मृदु जो है वो अपनी दादी के साथ अपनी चाची से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर उसको जो है एक भूरे रंग की चप्पल जो है वो बड़ी सी चप्पल रखी हुई दिखती है। वो अपने कज़न से मिलने के लिए जाती है, वहाँ पे उसका जो कज़न है वो उसको कहता है कि उसने एक किटन जो है वो उसको बचाया है। बड़े लोग जो है कहते हैं जानवरों पर दया करो, मगर वो इतना दया दिखाते नहीं हैं और वो उसने उस किटन को एक दूध जो है वो पिला रहा है। उस किटन का नाम उसने रखा है महेंद्र वर्मा। तो महेंद्र MP पुणे उसका नाम उसने रखा है महेंद्र वर्मा। तो ये किटन के बारे में कई बात की जा रही है। तो MP पुणे जो हैं वो किटन हैं और उनके नाम में महेंद्र वर्मा जो हैं वो उनका M जो है वो महेंद्र वर्मा जो है उनके लिए है। तो महेंद्र जो है महेंद्र वर्मा, तो ये है दैट इज़ महेंद्र वर्मा और ये उनका नाम है। और इसमें उसका जो कज़न है वो ये कहता है कि ये जो हाँ इतना भारी भरकम नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि
वो जो है उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो एक रॉयल डायनेस्टी का जो एम्बलम है, को ये रॉयल डायनेस्टी है, पल्लवा डायनेस्टी, उनका जो एम्बलम है लायन, उसके के वंशज जो है ये किटन जो है वो लगता है। खैर इस स्टोरी में ये दिखाते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद उन्हें एक स्क्रीचिंग नॉइज़ जो है वो सुनाई देती है, तो पता चलता है कि जो उनकी मृदु की कज़न है लल्ली, वो वायलिन सीखने की कोशिश कर रही है, मगर वो वायलिन बजा नहीं पा रही। उसके म्यूज़िक टीचर तो बहुत अच्छा वायलिन बजा रहे हैं, मगर शी इज़ अनेबल टू लर्न, वो उस वायलिन नहीं बजा पा रही है। और थोड़ी देर बाद जब म्यूज़िक टीचर जो है मतलब म्यूज़िक टीचर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एक बेगर जो है वो दरवाजे पे आता है। बच्चों से कहा जाता है कि उस बेगर को भगा दो, मगर वो बेगर ये कहता है कि मैं थोड़ी देर आराम करके चला जाऊंगा, उसके पैरों में फुफोले पड़ गए हैं गर्मी की वजह से। बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। मृदु को याद आता है कि एक पुरानी सी चप्पल जो है वो रखी हुई है, वो उठा के वो चप्पल जो है उस बेगर को दे देते हैं, एंड इन अ मिनट ही वैनिश्ड, वो गायब हो जाता है। अब जब म्यूजिक टीचर सिखा के बाहर आते हैं तो देखते हैं उनकी चप्पल ही गायब हो गई है। अब यहाँ पर जब उनकी चप्पल गायब हो गई है तो सब ढूंढते हैं, लेकिन चप्पल किसी को मिलती नहीं है। अब चप्पल नहीं मिलती है तो यहाँ पर ये एवरीबडी जो है स्ट्रक कि क्या करें कैसे करें। तो थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि बच्चों ने उठाकर बेगर को जो है वो चप्पल दे दी है। तो जो माँ चाची हैं वो अपने जो चाची जो हैं वो एक अलग गोपू चाचा की जो चप्पल है वो दे देती हैं कि भाई तुम ये चप्पल ले जाओ। वैसे वो दिखाते हैं टीचर जैसे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, हालांकि वो बहुत खुश होते हैं कि एक नई सी चप्पल उनको मिल गई है। तो इसके साथ ही ये गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ये बच्चों का दिखाया है इसमें। तो ये जो कहानी है ये दैट इज़ ऑफ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो ये थी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की जो मैंने छोटी छोटी समरी बता रही हूँ। इज़ द एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। वो कहता है कि किटन जो है वो इतना भारी भरकम नाम इसलिए रखा है क्योंकि वो लायन का वंशज है। तो लायन इज़ द एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। रवि और मृदु ये सारे कजन्स हैं। रवि कंपेयर्स लल्ली इज प्लेइंग वायलिन। लल्ली वायलिन बजाने की कोशिश कर रही है, तो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का ही है ये। लल्ली वायलिन बजाने की कोशिश कर रही है और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है डिरेलिंग ट्रेन, जैसे कि एक ट्रेन जो है घिसट घिसट के चल रही हो। तो ये है दैट्स अ डिरेलिंग ट्रेन। अब ये जो कहानी है, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वालिटी जो स्टोरी है जो लिखी है किसके द्वारा, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। ये कहानी एक है मिस्टर गेस्लर की, जो कि एक जर्मन है और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते बनाते हैं, मगर वो अपने जूतों का एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। और उनके बारे में जब वो जानते हैं, जो ऑथर है उन्हें उनके यंग एज से जानते हैं, वो उनसे काफ़ी सारे जूतों का जो है उनको ऑर्डर देते हैं वो। लेकिन मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई की डेथ हो जाती है। कुछ समय बाद जब काफ़ी लंबे समय बाद वो मिस्टर गेस्लर की दुकान पे आते हैं ऑथर, तो पता चलता है कि मिस्टर गेस्लर भी मर गए, क्योंकि वांट ऑफ ब्रेड की भूख के वजह से, ऐड ना कर पाने की वजह से, धीमी गति की वजह से वो काम नहीं कर पाते। उनके पास सबसे अच्छी कला थी, उनके पास सबसे अच्छा चमड़ा था, मगर धीमी गति और ऐड ना होने की वजह से ही कुड नॉट सर्वाइव। तो ये जो है ये कहानी है क्वालिटी की। क्वालिटी निसंदेह बहुत अच्छी थी, मगर जब तक क्वालिटी के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक कैसे काम चलेगा। वही वाह, ये तो दुखती रग पे हाथ रख दिया मेरी। क्वालिटी के बारे में जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कैसे पता चलेगा भाई, ये बताओ। खैर अब क्या ही कहूँ। What material Mr. Gessler used to make boots? Leather, cotton, synthetic. वो यूज करते थे बेस्ट लेदर। Mr. Gessler made author's relative boot. Who was that relative? मिस्टर गेस्लर जो है वो ऑथर के रिलेटिव्स के बूट्स बनाते थे, वो तब से उनको जानते थे, किसके, इनके फादर के। Inhaling the incense of his trade. Here incense refers to कि वो जो है ऐसा लगता था कि जैसे उनकी दुकान में जब उतर रहे हैं तो चर्च में एंट्री जैसा लगता था। तो इनहेल करना किसको, लेदर को, द स्मेल ऑफ लेदर। नाउ ये आ गया, व्हाट डिड निषाद गिव टू मिस्टर नाथ। ये शारदा द्विवेदी का जो वर्क है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स उसकी है। तो व्हाट डिड निषाद गिव टू मिस्टर नाथ। निषाद जब मिस्टर नाथ से मिलने के लिए जाता है तो अपनी चॉकलेट का एक टुकड़ा देता है, दैट्स बार ऑफ चॉकलेट। बार ऑफ चॉकलेट है जो वो देता है।
What does Nishad's name mean? Seventh day of the week, the number 7, the seventh note of the musical scale. Seventh note of the musical scale. From whom does Nishad find out about Mr. Nath? Mr. Nath के बारे में जो जानकारी मिलती है कि उनके यहाँ पर रोज एक थाली जाती है और संडे के दिन 2 थालियाँ जाती हैं, ये मिलती है ढाबे वाले लड़के रमेश से. What did Princess who did Princess September marry? ये जो Princess September की कहानी है विलियम सोमरसेट मॉगम की, इसमें दिखाया है कि एक राजा है सायम की और उनकी 9 बेटियां हैं जिनके नाम उन्होंने महीनों के नाम पे रखे हैं. ऐसे कोई रीज़न नहीं है, बट दे नेम्ड देयर डॉटर्स आफ्टर मंथ्स. तो जो सबसे छोटी बेटी है दैट इज़ प्रिंसेस सेप्टेम्बर. राजा की एक पिक्यूलियर हैबिट है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन गिफ्ट्स लेते नहीं हैं, लोगों को गिफ्ट्स देते हैं. तो वो अपनी सभी बेटियों को एक एक पैरेट जो है वो देते हैं और उस पैरेट को उनकी बेटियां 7 लैंग्वेजेस में पेटी पॉली बोलना जो है वो सिखाती. एक दिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर का जो पैरेट है वो मर जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है. उसकी मदर कहती है कि यार इसको अकेला जो है वो छोड़ दो, सपर भी मत दो. जब वो रात में अपने बेड पर सुबक रही होती है, गाने वाला जो बर्ड है वो आता है. वो इतना अच्छा गाना गाता है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत खुश होती है. उस बर्ड से वो बर्ड कहता है कि मुझको अपना पेट जो है वो बना लो. प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस बर्ड को लेके जब राजा के पास और सबके पास जाते हैं, सबके लिए अलग अलग गाना गाता है. सब बहुत खुश होते हैं. अब 8 बहनें जो हैं वो ये सोचती हैं कि अरे ये इसको तो ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, तो सारी सिर से सिर जोड़ कर मंत्रणा करती हैं और वो प्रिंसेस को ये एक एडवाइस देती हैं कि इस बर्ड को तुम केज कर लो, नहीं तो ये उड़ जाएगा. पहले तो वो मानती नहीं है, मगर फिर वो अपनी बहनों के कहने में आकर उस बर्ड से कहती है कि मेरी मदर की जो कैट्स हैं वो खुली हुई हैं और तुम जो है वो केज में आ जाओ. वो बेचारा केज में आ जाता है. अगले दिन सुबह वो छोड़ने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है. वो खाता नहीं है, गाता नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है. तो प्रिंसेस को उस पर दया आ जाती है और वो जो है उसको खोल देती है और रोती है. तो उसका एक आंसू जब उस पर बर्ड पे गिरता है तो वो ही जस्ट रिवाइव्ड और वो कहता है कि मैं केज नहीं रह सकता और मैं अगर गाता नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता. तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए रोज़ जो है वो आऊँगा और वो उड़ जाता है. उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं कि नहीं आएगा, मगर वो हर रात को खिड़की खुली छोड़ती है और वो रोज़ रात को आता है. खिड़की खुली रखने से और नेचुरल चीज़ों को लेने से शी बिकम्स ब्यूटीफुल. और जब वो बड़ी होती है तो उसकी शादी जो है वो कंबोडिया के राजा से होती है और जितनी और जो प्रिंसेस हैं वो खिड़की बंद रखती हैं, तो इसीलिए वो दे टर्न्ड अगली एंड उनकी जो शादी है वो राजा के ही जो कोटियर्स हैं उनसे होती है. तो ये जो है ये कहानी है दैट इज प्रिंसेस सेप्टेम्बर. तो हु डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर मैरी दैट किंग ऑफ कंबोडिया? The queen of Siam named her daughters after the months because it was easy to remember. बहुत जो है वो आसान था, तो it was easy to remember. In how many languages could they say pretty Polly? तो वो बोल सकते थे 7 languages में. They could speak in 7 languages. Who is the author of If I Were You? ये मैंने अभी आपको बताया. That is Douglas James. और ये डगलस जेम्स ये एक कॉलोनाइजर मतलब ये एक कॉलोनाइजर भी थे. और इनको जो है डगलस जेम्स का जो फेमस वर्क मैंने आपको बताया भी था, द मैड मुल्ला ऑफ सोमालीलैंड. तो ये इनका डगलस जेम्स का है. ये एक मेलोड्रामा है जिसमें एक इंट्रूडर जेरार्ड की आइडेंटिटी छीनने की कोशिश करता है, मगर जेरार्ड बिल्कुल कंपोज्ड रहते हुए उस इंट्रूडर को ही अलमारी में धकेल देता है. हाउ डज जेरार्ड रिएक्ट टू द इंट्रूडर? विद फियर एंड एजिटेशन, विद ग्रेट कंपोजर एंड गुड ह्यूमर, विद एंगर एंड इम्पेशंस. विद ग्रेट कंपोजर एंड गुड ह्यूमर. What is Gerard's attitude to the intruder when he calls into question the letter's intelligence? He does not take him seriously. तो वो उसे सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, मिले जुले क्वेश्चंस थे. मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छे बहुत मुश्किल थे, ये थे वो थे, मगर ठीक है जैसे भी थे.
ये कुछ मैंने एमसीक्यूज लिए हैं ग्रामर पे, पंचुएशन के हैं, एडवर्ब से बेस आधारित क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराती हूँ। पंचुएशन के क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें आए थे। ऑल द प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ, जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इन्वर्टेड कॉमास या हाइफन। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा दिल्ली, तो इसका जो डी है दैट विल बी कैपिटल, तो वो बिगिन होते हैं कैपिटल लेटर से। विच पंचुएशन मार्क इज यूज्ड इन ब्रदर इन लॉ? हाइफन, कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा। ये जब वर्ड्स के बीच में लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाइफन। Besides a comma, what is used to mark off a direct quotation? Besides, जैसे मैंने ये कहा he said, तो यहां हम कॉमा लगाते हैं। अगर हम कहते हैं कीट says, कीट said, beauty lies in the eyes of the beholder, तो आप ये कॉलन से भी कर सकते हैं, आप कॉमा से भी बता सकते हैं। तो कॉमा के अलावा जो डायरेक्ट कोटेशन बताता है वो कौन बताता है? दैट्स कॉलन। व्हाट डज शो अ ग्रेटर पॉज देन दैट इंडिकेटेड बाय अ कॉमा? कॉमा जो होता है वो छोटा पॉज बताता है, कॉमा से बड़ा पॉज जो बताता है वो बताता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ता है, दैट इज द सेमी कॉलन। What is used after words or sentences which express any emotion or wish? तो जो इमोशन और विश को बताए उसे क्या कहा जाता है? दैट इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये 5 हुए पंचुएशन के। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। एडवर्ब ऑफ द वर्ड इज स्लीप इज। जैसे मैंने यहां लिखा ही yawned sleepily, he is sleepy, ये इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, दैट्स एन एडजेक्टिव। एंड ही yearned हाउ, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये हो गया दैट स्लीपीली। तो ठीक है, स्लीपली जो है स्लीपली, दैट इज स्लीपिंगली। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई क्वेश्चंस में? क्वेश्चन देख रही हूँ, क्वेश्चन देखा? क्वेश्चन टाइप करने में स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी मैंने, तो अच्छा हुआ स्पेलिंग जो है वो पकड़ ली मैंने। स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है जी, तो इस बात पे वो मत करिएगा, हो गई स्पेलिंग में मिस्टेक, कभी कभी हो जाती है। तो ये है इसका कि यहाँ पे वैसे भी मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ही यॉन्ड स्लीपली, यानी कि जम्हाइली सोते हुए से। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब नहीं है? एडवर्ब क्या मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को करता है, या दूसरे एडवर्ब को ही करता है? ही बिहेव्स हाउ, हाउ का जवाब दे रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर। शी सिंग्स वेल, हाउ। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अगर यहां पर इन द क्लास ले लो तो जी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। तो एडवर्बियल फ्रेज है मगर एडवर्ब नहीं है। द पेशेंट इज हाउ, द पेशेंट इज बेटर, तो पेशेंट जो है पेशेंट के बारे में बताया जा रहा है, पेशेंट जो अच्छा है ये तो क्वालिटी हो गई, मगर कितना, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। तो कितना जो है जवाब दे रहा है, तो भाई इन तीनों में है, किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें बेसिकली एडवर्ब नहीं है, इसमें एडवर्बियल फ्रेज है मगर एडवर्ब नहीं है। When there are 2 or more adverbs after a verb and the normal order is, देखिए जैसे मैंने यहां पर ये कहा कि
ही sang well in the auditorium yesterday. तो आप यहाँ ये देखिए, इसे कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, MPT कहते हैं. इसमें सबसे पहले मैनर है, ही sang हाउ, कैसे, कहाँ, इन द ऑडिटोरियम, कब, यस्टरडे. तो ये जो है MPT का है, तो इसलिए इसको जब नॉर्मल ऑर्डर होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, MPT. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली. सीता सिंग्स डिलाइटफुली, हाउ का जवाब दे रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है जी. सीता सिंग्स प्रिटी वेल, तो भाई सीता सिंग्स वेल, यहाँ पर ये वेल जो है दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, लेकिन प्रिटी जो है हाउ मच का, कैसा का जवाब दे रहा है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया. कितना, कितना का जवाब दे रहा है. द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, तो ये वेदर कैसा है, तो मैनर का है, जवाब दे रहा है. तो यहाँ पर वेदर, द वेदर इज कूल, कितना, तो डिलाइटफुली, बहुत बढ़िया जो है, डिलाइटफुल बहुत बढ़िया, वेदर जो है वो कैसा, वेदर कैसा है, डिलाइटफुल है. तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, तो यहाँ पर जो ये कर रहा है कैसा का जवाब दे रहा है, कितना का जवाब नहीं दे रहा है. और ही सेल्डम कम्स हेयर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार आता है, तो ये सी है इसका आंसर, कि ये इसमें इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे. सम एडवर्ब्स हैव टू फॉर्म्स. सम एडवर्ब्स हैव टू फॉर्म्स, ईच ऑफ विच हैज अ डिफरेंट मीनिंग, एंड सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फाइंड द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ एडवर्ब्स की दो फॉर्म्स होती हैं, दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, और कुछ एडवर्ब्स की सेम फॉर्म होती है एडजेक्टिव जैसी. तो फाइंड द, कि इन्हीं के बेसिस पर ऑड वन जो है ढूंढिए. ही वर्कड वेरी हार्ड, ही हार्डली वर्क्स. ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड. तो ही वर्कड हार्ड या ही वर्कड वेरी हार्ड. ही वर्कड कैसा, ही कैसा मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड. तो जो है इसका कितना, वेरी, तो एडवर्ब है. ही हार्डली वर्क्स, मुश्किल से ही करता है. कितना करता है, मुश्किल से ही करता है. तो ये दोनों एडवर्ब्स हैं. आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, आई गॉट अप लेट, आई गॉट अप लेट. तो ये जो है आई गॉट अप व्हाट, मतलब आई गॉट अप, मैं लेट हो गया. आई गॉट अप व्हेन लेट. आई हैव नॉट सीन टोनी लेटली, हाल ही में, दोनों एडवर्ब्स हैं. राम इज एन अर्ली राइजर, ठीक है, राम इज एन अर्ली राइजर. राम हैज टू राइज अर्ली. अब आप यहां पर ये देखिए कि राम इज एन अर्ली राइजर, तो यहां पर राम इज व्हाट, राम के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ये जो है वो एडजेक्टिव है. राम हैज टू राइज अर्ली, इस एडजेक्टिव का है, राम हैज टू राइज व्हेन अर्ली, तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया. मतलब ये इस एडजेक्टिव की सेम फॉर्म है एडवर्ब वाली. ये दोनों जो हैं वो एडवर्ब्स है, ऊपर वाला भी दोनों एडवर्ब्स है. नीचे देखिए, हिज एंड इज नियर, उसका एंड जो है वो नियर है. इज आर एम वॉज वर के बाद जो हिज एंड के बारे में बताया जा रहा है, एंड की क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये क्या है, दैट्स एन एडजेक्टिव. ही इज नियरली 60, ठीक है, तो ही इज 60, कितना है, ही इज 60, तो 60 साल का है, तो ही इज नियरली, लगभग जो है वो 60 ईयर्स का है. तो यहां पर ही इज नियरली 60, और 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा. ये जो 60, ही इज 60, 60 जो है, 60 जो है, ये उम्र का वो दिया गया है. तो 60 ईयर्स ओल्ड जो है, 60 बस 60 साल, तो ये उम्र का जो है वो कह दिया गया है. तो ये अब नियरली, उसके लगभग जो है वो 60 का है. तो ये 60 के पहले जो लग गया ये भी एडजेक्टिव हो गया. अब ये दोनों एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि नाउन के पहले लग गए. एक क्वालिटी बता रहा है उसकी, एक जो है, एक एडजेक्टिव हो गया, दूसरा भी एडजेक्टिव हो गया. तो यहाँ पर ये चीज़ इसके साथ मैच नहीं कर रही है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब होना चाहिए था, तो ये चीज़ इसके साथ मैच नहीं कर रही है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही था. और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कुछ 1-2-3 किताबें ले रखी हैं, मतलब किताबें तो बहुत सारी हैं, तो उनमें से मैं छांट लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को करवाई जाए. तो ये क्वेश्चंस थे, मिले जुले क्वेश्चंस हैं, और
40 के करीब क्वेश्चंस हैं, 42 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम लोगों ने किए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।